नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। देश में कहर बरपाने वाले वायरस की रफ्तार मंद पड़ती दिखाई दे रही है। राहत की बात यह है कि आज 24 घंटे में 1 लाख से कम केसेस सामने आए हैं। ऐसे में उम्मीद जगी है कि कोरोना की दूसरी लहर जल्द खत्म हो जाएगी। कैसे और क्यों ऐसा भरोसा होने लगा है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। 63 दिन बाद एक दिन में 1 लाख से भी कम केस, घटता कोरोना संक्रमण, बढ़ता रिकवरी रेट। क्या होने लगा कोरोना की दूसरी लहर का द एंड? कोरोना के गिरते आंकड़ों को देखकर लगने लगा है कि देश का इम्यून सिस्टम फिर से मजबूत हो गया है। अलग अलग राज्यों में जैसे लॉकडाउन जैसे ठोस उपायों का असर हुआ है कि एक दिन में 4 लाख के पार जा चुका आंकड़ा अब 1 लाख से नीचे पहुंच गया है। आज करीब 85,500 नए केस आए हैं। क्या ये दूसरी लहर के अंत का संकेत है? पिछले हफ्ता 10 दिन में हमने देखा है अलग अलग भाग पूरे देश में कि जो केसेस हैं, जो ये हम सो कॉल्ड सेकेंड वेव कहते हैं इस पेंडेमिक की, काफ़ी स्तर से गिरे हैं। नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, नंबर ऑफ एडमिशन्स कम हुए हैं, नंबर ऑफ डेथ्स कम हुए हैं और जो हम केस फैटेलिटी कहते हैं वो काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए जो पीक है सेकेंड वेव की वो अब लगभग खत्म है। 4 अप्रैल पहली बार देश के एक दिन का आंकड़ा 1 लाख के पार जा पहुंचा। 15 अप्रैल को 2 लाख तक मामले सामने आए। 21 अप्रैल को बढ़कर ये 3 लाख के पार चला गया। 5 मई तो रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में मामले 4,12,000 तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद सख्ती का असर दिखने लगा। 9 मई को एक दिन में केस 4 लाख से कम आए। 16 मई को 3 लाख से कम केस हो गए। 27 मई को 24 घंटे में 2 लाख से भी कम केस दर्ज किए गए और आज 1 लाख से भी कम। आज का आंकड़ा है 86,498। पिछले साल 16 सितंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 97,894 केस आए थे। इसके बाद संक्रमण कम होने लगा था, लेकिन लापरवाही ऐसी होने लगी कि देश के सामने दूसरी लहर का भीषण संकट आ गया। हालात बेकाबू हो गए, संक्रमण का रिकॉर्ड टूट गया। मौत के गम में पूरा देश आंसुओं में डूब गया। बेकाबू हालात के बीच तमाम राज्यों में सख्ती शुरू हुई। लॉकडाउन जैसे कदम उठाए गए। देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा। इसका सकारात्मक नतीजा कम होते आंकड़ों के रूप में दिख रहा है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आज जारी किए आंकड़े 66 दिनों में सबसे कम हैं। ऐसे में उम्मीद जगी है कि जल्द हालात सुधरेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब तक हर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर लेता। सावधानी हटी तो खतरा बढ़ते देर नहीं लगेगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब यहां पर आगाह रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये वक्त जब देश में केसेस की संख्या 1 लाख से कम हुई है दूसरी लहर में, तो ऐसे में इसके क्या मायने हैं, ये आंकड़े हमें आज के दौर में क्या तस्वीर दिखाते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोर्टिस गुड़गांव से।
डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर अमित गुप्ता ऑक्सफोर्ड यूके से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर राहुल भार्गव, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। 63 डेज के बाद, 63 दिन के बाद हिंदुस्तान में 1 लाख से कम केसेस सामने आए हैं, 86,498 केसेस। मौत का आंकड़ा भी दूसरी लहर के में जो सबसे तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे उसमें कम दिखाई दिया है। ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्या तस्वीर देश के सामने रखते हैं? ये आंकड़े ये बताते हैं कि शायद नहीं, कॉन्फिडेंट हैं कि सेकंड वेव अब नीचे की तरफ आ रही है। और हमने जो सबसे बड़ा जो इसमें योगदान रहा है वो लॉकडाउन का रहा है। लॉकडाउन होने के साथ ही ये नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ्स में नीचे आने लगे हैं। बट अब जैसे जैसे अनलॉकडाउन होने लगा है, हमको सतर्कता बरतनी है, हमें कॉशियस रहना है और हमें सतर्क रहते रहते अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बार जो बॉल है वो सिटीजन्स के कोर्ट में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने पिछले 2 दिन में देखा, कल से अनलॉकडाउन स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से वापस से भीड़ स्टार्ट हो गई। बहुत ज्यादा जहां पे लेबर बाजार थे वहां पे मास्क नहीं पहन रहे। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन सिर्फ 15% को एक टीका और 3.5% को दूसरा टीका लगा है। मास्क नहीं हटाना है, आपका चैनल ये बोलता आया है, इसको एम्पलीफाई करना आवश्यक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज मैं बहुत सारे लोगों से सुबह बात कर रहा था जो बिहार उत्तर प्रदेश से आए हैं, और गांव में वैक्सीन हेजिटेंसी इस लेवल की है कि 60 से 70% लोग, अगर हम 100 लोग ले तो 70% लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। और उसमें से बहुत सारे वही लोग माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली बॉम्बे वगैरह जाते हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस बार जो एक चीज सबसे ज्यादा मेट्रोज में ध्यान रखना जरूरी है वो इंडोर वेंटिलेशन की बात है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वायरस फैलता है वो इंडोर वेंटिलेशन या इंडोर नॉन वेंटिलेशन की वजह से फैलता है। तो उसकी गाइडलाइन साफ होनी चाहिए। मॉल्स, पिक्चर हॉल, बार अगर ये खुलते हैं धीरे धीरे, इस बार कड़ाई से पालन करते हुए हम लोगों को नियम के साथ में आगे बढ़ना आवश्यक है। तभी हम तीसरी वेव को होने से रोक पाएंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास वैक्सीनेशन और लोगों का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ही हमको तीसरी वेव से बचा पाएगा। नहीं तो तीसरी, चौथी, 5वीं वेव से हमें देश में कोई नहीं बचा सकता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मोर द वायरस जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतनी बार वो म्यूटेट होता है। तो ये बात समझना जरूरी है। ये डेल्टा वेरिएंट जो था वो एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली बॉम्बे में मृत्यु दर को बढ़ाने में। अगर हम वायरस को मल्टीप्लाई होने देंगे, म्यूटेट होगा और वो हमारे आगे चल के तीसरी, चौथी वेव का कारण बनेगा। जी, डॉक्टर उमा कुमार, जिस बात का जिक्र यहाँ पे डॉक्टर राहुल कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी तस्वीर सामने रख दी कि अब आगे क्या खतरे हैं, किन चैलेंजेस के प्रति हमें आगाह रहना है। लेकिन क्या हम ये मान लें कि सेकेंड वेव अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके क्या खतरे हैं जिसकी वजह से हमें आगे आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना होगा? क्योंकि हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, सड़कों पर ट्रैफिक जिस तरह से दिखाई दे रहा है। क्या हमने सबक लिया है? देखिए, बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर भार्गव ने बताया। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में ऐसा कहना चाहूंगी कि सेकेंड वेव भले खत्म हो रही हो, लेकिन वो चिंगारी अभी भी है। इन्फेक्शन, कोरोना वायरस अभी भी वातावरण में है और वो किस वक्त फिर फुल फ्लेम का रूप धारण कर लेगा, वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ है वैसे ही लोग जो है पूरी भीड़, एज इफ कि कल का उन्हें वक्त नहीं मिलेगा एंजॉय करने का और सेलिब्रेट करने का। यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने की है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो तो ऑफिस जाएंगे, जिनको काम करना है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको जाना है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की पॉपुलेशन है वो सिर्फ थोड़ा सा
मस्ती करने के लिए मॉल में जाना, मूवी हॉल्स में जाना या और बाकी जगहों पे जाना है, उसको वो कंट्रोल कर सकती है। और एक बहुत बड़ा तबका जो पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, उनको इस बात पे बहुत ध्यान देना होगा। हम हर बार अपनी जिम्मेदारी को किसी और के कंधों पे डाल देते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स आ गए, उन्होंने फैला दिया, कोई और आ गया, उसने फैला दिया। लेकिन बहुत जरूरी है कि बाजारों पे और मंदिरों में या कोई भी रिलीजियस प्लेस है या फिर जो जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, ऐसी जगह है, उनको अवॉइड करना है। और देखिए, आधा वक्त हमने गुजार दिया और करीब करीब आधा और गुजारना है। और हम इस समय ये कोशिश करें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिले। और ये फैलता कैसे है, ये बार बार कहा जा चुका है कि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो ये अंदर जाएगा नोज से और माउथ से और फिर एक दूसरे से फैलेगा। और जितने म्यूटेशन हो रहे हैं, वायरसेस में म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं, देखने को मिलते ही हैं। लेकिन जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, यानी कि जो म्यूटेशंस वायरस का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, उसके कोई इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है, कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, कोई सीरियस डिजीज कॉज कर रहा है। तो इस तरह से हम कह तो सकते हैं कि पिछले वेव से हमें सबक सीखना है, लेकिन ऐसी ही होगी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इससे भी ज्यादा गंभीर परिणाम हमें देखने को मिले अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो। डॉक्टर अमित, चर्चा में अब आपको जोड़ना चाहूंगी और आपके पास मैं वो सवाल लेकर इस वक्त आ रही हूं जो लगभग हर परिवार में एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, वो है बच्चों को लेकर। बच्चों की दुनिया कब वापस नॉर्मलसी की तरफ लौट पाएगी? और नॉर्मलसी से बढ़कर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्कूल्स कब तक शुरू हो सकते हैं? बच्चों के लिए जो बार बार खतरा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, वैक्सीनेशन उसमें एक अहम पड़ाव होगा, लेकिन भारत में अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को ट्रायल के फेज में डाला गया है। तो इन सब पैरामीटर्स पर आप भविष्य की तस्वीर अभी क्या देख पाते हैं? सॉरी, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो जो हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा उस पर मैं 1 मिनट की टिप्पणी देना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर जो हम यूके से और यूएसए से भी सीखें तो पढ़ा लिखा होना या बहुत ज़्यादा अलर्ट होना, अवेयर होना, एजुकेशन, ये कोई मायने नहीं रखता जब आप सोसाइटी को खोलते हैं। जब यूके में इन लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस खोले तो यहाँ पे बीचेस और यहाँ पे मॉल्स भर गए थे। तो ये उम्मीद रखना लोगों से कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद ब खुद कर लें, वो यूके में तो नहीं मिला और ना वो पहले और सेकंड वेव में इंडिया में मिला। और ये उम्मीद रखना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा। ये यहाँ पे सरकारों को ही अंदर स्टेप इन करके कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मॉल्स में रिस्ट्रिक्शन लगाएं, आप सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है। एकदम खोलना थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो वो बात एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, आपने मेरे से बात पूछी बच्चों के बारे में। देखिए, मैं बच्चों के बारे में जो अब तक की चिंताएं हैं वो थर्ड वेव से वाकिफ रखती हैं। सेकेंड वेव में भी मैं ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि काफ़ी बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन बच्चों में डिजीज़ अभी भी माइल्ड है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इसका उनको रिस्क अपने मतलब इन्फेक्शन से कम है, मतलब वो तो डिजीज़ उनको माइल्ड ही होती है, लेकिन वो वायरस सर्कुलेट होता है। तो जब वायरस सर्कुलेट हो रहा है तो वो डिजीज़ वो घर ले जा रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने माता पिता और अपने एल्डरली पॉपुलेशन को दे रहे हैं। तो बच्चों का रिस्क जो है वो वायरस सर्कुलेशन से ज़्यादा है, ना कि उनकी खुद की तबीयत खराब होने से। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ही कम प्रपोर्शन ऐसा है, 0.05% बच्चे जो हैं जिनमें डेथ नोटिस करी है, लेकिन इस सेकंड वेव में भी हमने वो नोटिस नहीं किया। उम्मीद ये होगी कि थर्ड वेव में केसेस कमी होंगे, तो जब संक्रमण अभी बच्चों में इतना नहीं पाया गया, इनफ टू रीच हॉस्पिटलाइजेशन, उम्मीद ये है कि और एक्सपेक्टेशन ये है कि उस समय क्यों होगा वायरस अगर जो एकदम म्यूटेट करके बच्चों को खासकर अटैक करना ना शुरू कर दे, जो कि आज तक अब तक किसी भी म्यूटेशन ने नहीं किया। तो बच्चों के प्रति जो चिंता है वो मेरे ख्याल से हैज़ टू बी टेम्पर्ड, एंड इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जितना हम लोग डर रहे हैं। पर सतर्क रहना तो हमेशा ज़रूरी है। बहुत ही कम केसेस में बहुत सीवियर इलनेस होती है और उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है, और वो MIS-C सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं वो बहुत रेयर होता है। इन समरी, बच्चों के अंदर जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो माइल्ड डिजीज़ ही कॉज करता है ज़्यादातर। अभी अस्पताल इस वेव में नहीं भरे तो
उम्मीद एंड एक्सपेक्टेशन है कि अगले वेव में नहीं भरेंगे। फाइनली मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा वैक्सीन हेजिटेंसी पे। एक डॉक्टर भार्गव ने बताया कि विलेजेस रूरल एरिया में 60-70% है। देखिए, जब यूके में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई तो आपको जान के अचंभा होगा कि यहाँ पे 25% डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन हेजिटेंट थे। ये 15,000 डॉक्टरों का सर्वे है फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स टू फरवरी, इट्स गोइंग टू गेट पब्लिश्ड। लेकिन 25% डॉक्टर्स में वैक्सीन हेजिटेंसी है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी एक आम फिनोमिनन है और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसको डाउन करने में। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में ज़्यादा अवेलेबल मिलेगी जहाँ पे पढ़ाई लिखाई, वहाँ पे सभी लोगों में ये कॉमन चीज़ है, पर उसमें हमको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करें। क्योंकि जिसका इस वायरस का देखिए जो एंड गेम है वो यही है कि हर्ड इम्यूनिटी जो आएगी वो वैक्सीनेशन से ही आएगी। यूके के अंदर 75% to 80% लोग जो हैं इस समय एक वैक्सीन 1 डोज ले चुके हैं और 60% 2 डोज ले चुके हैं। 21 जून को जो ओपनिंग यहाँ पे हो रही है वो इसी बेसिस पे हो रही है कि वैक्सीन जो है वो कवर कर रही है जी। तो सिंपल चीजें हैं, आपको क्राउड्स को कंट्रोल ही करना पड़ेगा, लोगों पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। सेकेंडली वैक्सीनेशन आपको बढ़ानी ही पड़ेगी और तीसरी चीज है बच्चों के प्रति जो चिंता है वो कम करनी होगी। मेरे ये कहना ठीक है। मैं आपके पास लौटती हूँ डॉक्टर अमित गुप्ता। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हैं, डॉक्टर तृप्ति भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर अमित ने किया, मैं उस सवाल पर एक और चैलेंज के तौर पर उस पूरे पिक्चर को डिफाइन करना चाहती हूँ। जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि एक तरफ लोगों के अंदर हिचकिचाहट है वैक्सीनेशन को लेकर, उनके पास अपने डाउट्स हैं या शंकाएं हैं, लेकिन लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी शक शुबा से आगे निकलिए, आप साइंस पर भरोसा करिए, आप साइंटिस्ट पर भरोसा करिए, डॉक्टर्स पर भरोसा करिए। उससे आगे बढ़ते हुए भी हम ये देखते हैं कि लोग हिचकिचा रहे हैं। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया कि ग्रामीण इलाकों में तो खासतौर पर ये समस्या देखी जा रही है, लेकिन आज डॉक्टर अमित ने उसमें एक नई बात जोड़ दी। वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हेजिटेशन यूएस, यूके में भी लोगों के अंदर दिखाई दिया। साइकोलॉजिकली जब एक इस तरह के पैंडेमिक से पूरी दुनिया गुजरी है, ये हेजिटेंसी लोगों के मन में क्यों है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये एक मानवीय जो एक मानव है उसके अंदर की प्रतिक्रिया है, और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग जो उसके बारे में संशय फैलाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, वो जल्दी घर करता है लोगों के अंदर। इसकी बजाय कि सही बात लोगों के अंदर घर करे, ऐसी बातें जल्दी आपके अंदर आ जाती हैं, आप जल्दी शक शुबा आपके मन में आ जाता है, फिर हर बात को जो है तोल करके देखने लगते हैं कि जो दूसरे बंदे ने बोला था वो बात सही है या जो हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं वो बात सही है। और फिर आपके समाज में कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ जो गलत बोल रहे थे वही सही है। तो ये जो एक चेन बन जाती है, जो ये एक डाउट की चेन बन जाती है, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे डॉक्टर अमित ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। न केवल हमारे ग्रामीण इलाके, हमारे शहरी इलाकों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी शक कर रहे हैं, जिनके मन में आज भी डाउट है वैक्सीन को लेकर के। और इसलिए जो हमारे बहुत सारे शोध कार्य सामने आते हैं, मुझे लगता है कि उनका जो एक सिंप्लीफाई करके उनको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे साफ तौर से ये बात सामने आई कि अगर हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें, मैं आती हूं आपके पास, चाहे हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें, चाहे हम बात करें कि हमें वैक्सीन से इम्यूनिटी मिल रही है, तो अब साफ तौर से शोधकारी ये बात बोलते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी से जो वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। वो हमें ज्यादा लंबे समय तक भी रहती है, वो हमें स्ट्रेन्स को भी हैंडल करने में ज्यादा मदद करती है, वो हमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज से भी बचाती है। देखिए CSIR का भी एक सर्वे सामने आया था, जिसमें उन्होंने अभी अप्रैल में ही आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत में जिन लोगों को कोरोना हुआ था उसमें से 20% लोग ऐसे थे जिनकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज 6 महीने में धीरे धीरे खत्म हो गई। तो धीरे धीरे जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि आपकी एंटीबॉडीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उससे जो एंटीबॉडीज मिल रही है वो हमारे मेमोरी सेल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवेट कर रही है, जिससे कि हमें लंबे समय तक के लिए प्रोटेक्शन रहेगा। तो पहली बात समझना, तो ये जो वैक्सीन के बारे में जो सही तथ्य है वो लोगों तक पहुंचाने बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्वाति, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। डॉक्टर स्वाति आप कंप्लीट करिएगा, मैं फौरन इस ब्रेक के बाद लौट रही हूँ। देखते रहिए आज तक।
देश में करीब 2 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि 1 लाख से कम केसेस सामने आए हैं और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि सेकंड पीक वेव का जो खतरा था, दूसरी लहर का जो खतरा था, क्या वो हमारे देश के ऊपर से गुजर चुका है। लेकिन चुनौती ये कि अनलॉक के बाद जो लापरवाही बीते दिन और आज के दिन दिखाई दी है अलग अलग तस्वीरों में, कहीं वो एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी ना कर दे, क्योंकि समय अब तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच तैयारियों का है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ, उनसे इस पर और जानकारी लेंगे। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। 1 लाख से कम केसेस सामने आने के बाद अब सवाल ये कि आगे की राह क्या होगी, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर तृप्ति ग्लादा, अब आपका मैं यहां पर रुक करना चाहूंगी। आप थोड़ी देर से हमारे साथ पैनल में जुड़ी थी। 1 लाख से कम केसेस डॉक्टर तृप्ति जब आज पूरे देश भर में रिपोर्ट हुए हैं बीते 24 घंटे में, यहां से अब आगे की राह आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? तो हम फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में जो सब गलत हुआ हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि अब हमें क्या करना है। ये जानना और समझना बहुत आसान है, पर फॉलो करना डिफिकल्ट है। हमने अभी पिछले पैनलिस्ट ने बात की कि रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होगी ही। एक जो चीज है जो नजरअंदाज होती है, वो मुझे लगता है जो हमें अब बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, वो है हेल्थ साइंस कम्युनिकेशन। आप देखोगे जिस एंथुजियाज्म से और जिस तेजी से कोई गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलती है, उस एंथुजियाज्म और उस स्पीड से राइट इन्फॉर्मेशन नहीं फैलती, क्योंकि वो उस तरीके से बनाई नहीं जाती है। आई थिंक इसमें डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स और मीडिया, ये तीनों को मिलकर काम करना होगा, जहां डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट को बताए कि कौन सी चीजों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड उस तरीके से मीडिया का कोई इनोवेशन, कोई स्ट्रैटेजी लेके हमें सही इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करके देनी होगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, कभी जो वैक्सीन के बाद कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स पाए गए, वो हमने देखा कि कभी कभी अनफेयरली बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किए गए, जैसे किसी की मौत वैक्सीन लेने के बाद हुई। और ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाते गई, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो हमें ये फ्यूचर में जाते हुए देखना होगा कि कौन सी न्यूज को हम एम्पलीफाई करें, कौन सी न्यूज को हम इतना एम्पलीफाई नहीं करें, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कैसे सिंप्लीफाई करके हम लोगों को एक्शन पॉइंट्स दें। और जो एक दूसरी चीज मुझे लगती है, जो हम वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी धीरे धीरे इम्प्रूव डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में वैक्सीन मिलने वालों में फायदा देखा है। हमने ये देखा है कि जो वैक्सीन मिले हुए जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे या सीनियर सिटीजन थे, उनमें सीवियर इन्फेक्शन और डेथ कम हुए। अगर ये हम लोगों को बताएंगे कि ऐसा हमने देखा है, अगर हम डेटा देंगे, तो आई थिंक वैक्सीन हेजिटेंसी को मैनेज करना काफी इजी हो सकता है। जी डॉक्टर राहुल, अब मैं आपको यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगी। कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, तो उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कई अहम बातें की, जिसमें से एक अहम बिंदु ये था कि अब ये केंद्र के हाथ में होगा। केंद्र अब इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे लाएगा, और 18+ के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की जब पूरी बात हुई, कई तरह के रिएक्शंस हमें इसमें दिखाई दिए। सवाल इस बात पर भी उठे कि फिर राज्यों को जो ग्लोबल टेंडर इशू करने के लिए कहा गया, उसकी क्या जरूरत थी। लेकिन अब जो फैसला हुआ है, ये इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? मीनाक्षी जी, ये बहुत ही वेलकम मूव है देश के लिए। जिस बात की हम सब चर्चा करते थे कि देश राज्यों में ना विभाजित हो, देश एक रहे, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे 4 चीजें होंगी। एक सबसे बड़ी बात है, एफिशिएंसी एंड सप्लाई चेन बेटर मैनेज होगी। देखिए, एक साथ प्रोक्योरमेंट होगा, सबको पता है कि इस पॉपुलेशन को कितनी वैक्सीन जानी है, नियमित रूप से प्लानिंग बहुत बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज, इससे करप्शन जो उगने वाला था वो कम होगा। हमने पिछले महीने में देखा 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब फेज 1 और फेज 2, आप मीनाक्षी जी याद रखिए, डॉक्टरों का, और फेज 2 जब अब 60 साल से ऊपर के लोगों का हुआ, कितने सुचारू रूप से होता था। कोई भीड़ नहीं होती थी, कोई भड़ाका नहीं होता था, कोई एंग्जाइटी नहीं होती थी, कोई अफरा तफरी नहीं होती थी, कोई कहीं किसी को भागना नहीं पड़ता था कि वो यहां से उत्तर प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश से बिजनौर जाए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वैक्सीन अर्जेंसी से वैक्सीन हेजिटेंसी जो ये 18 साल से ऊपर के लोगों में हुई, ये उसको कर्व करेगी, क्योंकि सप्लाई चेन बेटर मैनेज हो पाएगी। ईज ऑफ डूइंग थिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो हो पाएगी। तो ये मेरे हेल्थ केयर वर्कर के हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट और होनी चाहिए मीनाक्षी जी, वो होनी चाहिए वेस्टेज को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। और अब जैसे मैडम ने कहा, डॉक्टर तृप्ति ने बोला कि आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी जिसे हम कहते हैं,
वैक्सीन हेजिटेंसी में ये पिछले 100 साल से ये चीज यूज होती आ रही है, भले वो स्मॉल पॉक्स हो या ओरल पोलियो हो, हमारे को इसको यूटिलाइज करते हुए देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करके 70% को एक दिन जरूर लाना चाहिए मीनाक्षी जी, जब हम आपके साथ स्टूडियो में बैठ के बिना मास्क के शो करें, कॉफी पिए, बाहर घूम पाए बिना कोरोना डर के, भय के, जैसे अमेरिका और इजराइल में हुआ है। आई विश वो दिन जल्द आए। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, मतलब मैं देख पा रही हूँ हमारे सारे पैनलिस्ट के चेहरे पर एक मंद मुस्कान है, एंड एवरीवन इज होपिंग फॉर दैट कि वो दिन जल्द से जल्द आए। लोगों ने अपनों को खोया है, इतना नुकसान इस पूरे वक्त में, ह्यूमन लॉस हमने देखा है, तो अब ये बुरी यादें, ये बुरा वक्त बीतना चाहिए। इस वक्त हर व्यक्ति यही दुआ कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अमित, देखिए जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि लापरवाहियां जो हमारे एंड पर हो रही हैं, हमें वो भी समझना होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे अयोध्या में ही हनुमानगढ़ी मंदिर में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। मास्क कुछ लोगों के चेहरे पे है नहीं, कुछ के चेहरों पर है तो वो ठीक से पहने हुए नहीं है, भीड़ इतनी ज्यादा है। ऐसे में कैसे इंश्योर किया जा सकेगा कि लोग कोविड के शिकार ना हो, या दूसरी लहर जैसा जो वक्त हमने देखा वो आगे फिर नहीं आएगा? देखिए, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि हमें वहाँ से, इंडिया से तो सीख लेनी चाहिए, लेकिन ये बाहर के देशों में जो हुआ है वहाँ से भी सीख लेनी चाहिए। जब भी यहाँ पे लॉकडाउन खुला है तो क्या यहाँ पे लोगों ने रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है? आंसर विल बी नॉट रियली, क्योंकि आप जो पब्लिक है वो क्यों लेती है सरकार से, और वो हम यहाँ पे यूके में तो खैर पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं है, यहाँ पे तो मीडिया के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रोज आना टेलीविजन पे आते हैं और यही चीज़ बार बार बोलते हैं, मास्क पहनिए, ये पहनिए। लेकिन अगर जो हम वाकई देखें, जो रियल इफेक्ट हुआ है, वो रियल इफेक्ट जब हुआ है कि जब उसमें रिस्ट्रिक्शन और थोड़ी सख्ती जो है वो साथ में आई। तो यहाँ पे फाइन्स भी लाने पड़े। ये नहीं कहता कि बहुत फाइन्स लगे हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं पब्लिक करे खुद अपनी समझ से, और क्या आप पब्लिक से करवाएं। तो वो एक बड़ा फाइन बैलेंस है। अगर जो आप ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो लोग उसको रिबेल करते हैं, और जो कम सख्त हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो आउट ऑफ कंट्रोल सी सिचुएशन हो जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि वैक्सीन हेजिटेंसी और इंफॉर्मेशन, दैट इज़ आई थिंक वेरी क्रूशियल। देखिए, वैक्सीन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आती है उसमें जो और पब्लिक के बीच में जो रिश्ता है वो विश्वास का है। विश्वास आपके कैसे आएगा? आपके बोलने से नहीं आएगा सिर्फ कि आप लगवा लीजिए। आपको, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी कहा, आपको आंकड़े स्पष्ट रूप से बिल्कुल सुचारू तरीके से एकदम आपको लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। वैक्सीन हेजिटेंसी यूके में बहुत ज़्यादा थी जनवरी में। सब लोग, मेरे अपने कोलीग्स बोल रहे थे, यार वेट कर लेते हैं, पता नहीं क्या इफेक्ट आएंगे। मतलब खुद हम लोग, जबकि यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए इतने कोरोना पीड़ित रह चुके। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आंकड़े आए लोग थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो गए, और यूके के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी जो है फ्रॉम वेरी हेजिटेंट मूव टू वेरी लेस हेजिटेंट। आप देख लीजिए कि 85% लोगों ने फर्स्ट डोज ले चुके हैं अब तक। तो वैक्सीन हेजिटेंसी एक फर्म चीज़ नहीं है, वो मूव करती है, लेकिन आपको कॉन्स्टेंट डायलॉग रखना पड़ेगा अपनी पब्लिक के साथ कि ये आंकड़े हैं, ऐसे हो रहा है। और वही चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी वैक्सीन हेजिटेंसी को थोड़ा कम करने में सक्षम होगी। क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी आप फ्रांस में देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए, वहाँ पे यूके से ज़्यादा थी, और बेल्जियम वगैरह में भी ज़्यादा थी। तो ये जो है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो लेना भी बहुत ज़रूरी है, कि जो हम भारत में देख रहे हैं वो हम सब यहाँ पे भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ें। और मैं ये भी नहीं मानूंगा कि बहुत फर्क है लोगों की थिंकिंग में। हम ये मान के चलते हैं कि हम लोगों के लोग बड़ा फर्क, ऐसा बहुत फर्क नहीं होता। आपने तो इनफैक्ट डॉक्टर अमित ये उदाहरण भी दे दिया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में ये तस्वीर है, यूएस में, यूके में भी इस तरह की वैक्सीन हेजिटेंसी लोगों के भीतर दिखाई दी। और डॉक्टर स्वाति, जब भी हम देखिए लोगों के बिहेवियर की बात करते हैं तो ये ह्यूमन साइकी का कौन सा हिस्सा है? हमने खुद देखा कि सेकेंड वेव के दौरान किस स्तर पर नुकसान हुआ है। ह्यूमन लॉस की मैं बात कर रही हूं। ऐसा कोई घर नहीं जहां पर किसी ने अपनों को ना खोया हो, अपने जान पहचान में कोई परिवार ना बिखरा हो। हम सब ऐसे केसेस से गुजरे हैं, उसके बाद भी ये लापरवाही क्यों दिखाई दे रही है?
ये जो ये हमारी शॉर्ट मेमोरी वाली प्रॉब्लम है, जो हम अक्सर ये करते हैं कि जैसे ही हमें लगता है कि खतरा कम हुआ हम लापरवाह हो जाते हैं। ये एटीट्यूड हमें चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और वही देखिए, एक धारणा है हमारे मन में कि अगर कोई बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, तभी वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपने अभी कहा कि मंदिर जा रहे हैं लोग, और यहाँ तक कि लोग जो पार्टियां करने लगते हैं, शादियां करने लगते हैं, क्लोज स्पेसेस में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग्स करने लगते हैं, ये भी अपने आप में मिनी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं। ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकेंड वेव ने ये चीज बहुत उभार करके सामने लेकर के आए कि जहां जहां लोग क्लोज स्पेसेस में एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, हम ये सोचते हैं कि ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, यहाँ हम सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस चीज की तरफ लगातार ध्यान रखें कि हम कोई भी ऐसे गैदरिंग्स नहीं करें, हम कोई भी ऐसे लोगों को इकट्ठा ना करें जहां से हम सुपर स्प्रेडर बन जाए, हमें पता भी नहीं चले। दूसरी चीज देखिए, सरकार ने जहां इतना बड़ा कदम उठाया है कि अब सब लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, सेंट्रल उसके अंडर तक आ गया है। ऐसे में लोगों को अब आंकड़ों को देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो थोड़ा सा देखिए, मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के वहां पर अभी भी रेजिस्टेंस है। वहां पर लोग ज्यादातर देसी दवाइयां, झाड़ फूक, इन सब चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनको हमें इस वक्त बहुत जो है लेकर के आना चाहिए सामने लोगों के, ताकि वो लोगों को इस वक्त मोटिवेट करे, ताकि लोग इस बात को समझ पाए कि ये कैसी बीमारी है। और इससे बचने के लिए आज हमारे पास टीकाकरण ही ऐसा एक उपाय है जिससे कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं जहाँ हमारे शहरी लोग हैं, उनके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी कि आज जब हम अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं, आज जब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बुजुर्गों को सुरक्षित कर पाए, तो हमारे लिए टीका लेना उतना ही जरूरी है। अब साइंस साफ तौर से ये बोलती है कि अगर हम टीका लें, अगर बड़े लोग टीका लें, तो हम जो हर्ड इम्यूनिटी का एक सर्कल बनाएंगे, उसमें उस सर्कल के अंदर हमारे बच्चे वो वाले भी आएंगे जिनको वैक्सीन नहीं मिली, तो हम उन्हें भी सुरक्षित करेंगे, हम बड़े बुजुर्गों को भी सुरक्षित करेंगे। तो ये एक जो वैक्सीनेटेड लोगों की ह्यूमन चेन है, ये हमें खड़ी करनी होगी अब वायरस के अगेंस्ट। और वो तभी हो सकती है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए आपको वैक्सीनेशन की बड़ी आबादी का ही एक चेन जो है पूरा वो मानव श्रृंखला खड़ी करनी होगी। डॉक्टर तृप्ति, अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ। कोई भी 3 सुझाव जो इस वक्त आप देना चाहें, खास तौर पर क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी ग्रामीण आबादी है वहां पर इंजेक्शन लगाने के लिए वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंची तो लोग नदी में कूद गए, कहीं जंगल की तरफ भाग गए, इस तरह की घटनाएं भी सामने आई। तो वहां पर एक सूचना तंत्र मजबूत हो, इंफॉर्मेशन सही तरीके से जाए, कोई भी 2 या 3 सुझाव जो आप दे सकें इस समय। सबसे पहले हमको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा कि उनकी हेजिटेंसी है क्यों। तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो समझे। जो उनके लीडर्स हैं, हो सकता है कि उन लोग किसी को हीरो वर्शिप कर रहे हो सकता है कोई हमें बॉलीवुड स्टार लाना पड़े, जैसे अगर अमिताभ बच्चन जी को ले आए, लोग फॉलो करते हैं। हमको हीरो वर्शिप, रिलीजियस लीडर्स हो, बॉलीवुड स्टार्स हो, इनको बहुत बड़े नंबर्स में रोपिंग करना पड़ेगा ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करे वैक्सीन के लिए, इन फेवर ऑफ वैक्सीनेशन। और हमें ये भी समझना जरूरी है कि थर्ड वेव से हमको वैक्सीनेशन नहीं बचाएगा, क्योंकि हमको इतनी बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेट करने में वक्त लगेगा। इसलिए हमको मास्किंग के ऊपर जो मैसेजिंग है वो हमको बहुत तगड़ी रखनी पड़ेगी। बहुत अहम सुझाव डॉक्टर तृप्ति आपकी तरफ से, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने बाकी पैनलिस्ट का भी। जी, आप कंप्लीट करना चाहती हैं? ओके, डॉक्टर स्वाति, यू वांट टू ऐड समथिंग? यहाँ पर एक चीज और बोलूंगी कि जब हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं तो साथ साथ सर्वेलेंस पर भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस वक्त सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है हमारा, उसको बहुत व्यापक तौर पर लेकर के आए, जो कि लोग अब खुद भी कर सकते हैं। तो खुद भी लोग सर्वेलेंस में अब हिस्सेदारी दे सकते हैं। और वह सरकार अगर अब सर्वेलेंस को एक बहुत बड़ा हथियार वैक्सीनेशन के साथ साथ बना ले, तो हम जरूर तीसरी लहर को आने से भी रोक सकते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है। डॉक्टर राहुल, आपका क्लोजिंग रिमार्क। एक बिल्कुल, आपने मेरे प्रीवियस स्पीकर से बिल्कुल सही कहा। 3 ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी वैक्सीनेशन, और तीसरा एक और नई चीज मैं आपके साथ में जोड़ रहा हूँ, जीनोमिक टेस्टिंग। क्योंकि शायद जीनोमिक टेस्टिंग आगे चल के मीनाक्षी जी हमें ये बताएगी कि कौन सा एरिया लॉकडाउन में जाएगा, कौन सा अनलॉकडाउन होगा। क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट है जो ज्यादा तेजी से फैलता है, वो एरिया बंद रहेगा। जहां पे नॉर्मल वेरिएंट है वहां पे चीजें खुलेंगी और मास्क पहन के हम बचा पाएंगे। तो जीनोमिक टेस्टिंग को बढ़ाना आवश्यक है, और मेरा निवेदन रहेगा कि हम जीनोमिक टेस्टिंग को आगे चल के पीसीआर की तरह एक नए हथियार की तरह यूज करें। ओके, डॉक्टर अमित, आपका क्लोजिंग रिमार्क।
क्लोज रिमार्क ये है कि जहाँ तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हमें ऑफ कोर्स पब्लिक मैसेजिंग रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है सरकार को थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस और सख्ती थोड़ी अभी भी बरतनी पड़ेगी। तो वहाँ थोड़ी सख्ती चाहिए, वैक्सीन हेजिटेंसी में सहानुभूति चाहिए। तो ये एक एज मच एज इट्स अ पीआर एक्सरसाइज दैट वी हैव टू डू, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो पहले बोल ही चुके हैं कि सर्वेलेंस एंड होम टेस्टिंग ऑफ किट्स, जो कि प्रीवियस स्पीकर ने कहा, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूके में बहुत कॉमनली अवेलेबल हो गए कि आप घर में टेस्ट कीजिए और अपनी खुद आप एक हिस्सा बन सकते हैं सर्वेलेंस का। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पर लगातार काम कर रहे हैं, उनके पास सबसे बड़ा अनुभव है इस संक्रमण से लड़ने के लिए, इसलिए उनके अनुभवों से फायदा लेना हम सबको जरूर इस पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।